सही है। माशाल्लाह बहुत अरूज पे गए। और इतना को कभी 180 रुपये दिहाड़ी लेने वाला बंदा एक दिन में 80 लाख कमाए, अच्छा, वाह। तो आप खुद सोच लें कि वो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। तो अरूज पे चले गए, हम मलेशिया चले गए बेटी। यहाँ तक कि मुझे चांदी के बर्तनों में खाने का शौक़ था, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बना के गिफ्ट भी मुझे जाते वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जितनी औरतें होती हैं उतनी ही उनकी कहानियाँ भी होती हैं, लेकिन हम जब एक नई औरत से मिलते हैं उसकी कहानी सुनकर हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि वो इन तमाम तर तकलीफ़ों को अच्छे तरीके से ना सिर्फ बर्दाश्त करती है बल्कि उनको सफ़र भी करती है और आगे बढ़ने का जज्बा भी औरत में पाया जाता है। आज एक ऐसी ही औरत से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है फ़ौज़िया। इनकी कहानी क्या है ये इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ौज़िया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। फ़ौज़िया, आपके पहले भी हमने इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें आपकी कहानी हमें पता चला था। यू वर इन मलेशिया, आप मलेशिया में रहती थी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपको पाकिस्तान आना पड़ा। अच्छा, ये होता है कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता है और लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप सोचते कुछ हैं, आप अपने 10 सालों की प्लानिंग कुछ और करते हैं पर हो कुछ और जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपको अगले पल का ही नहीं पता कि आपके साथ क्या हो जाए। पहले तो मुझे बताइएगा कि आपकी जब शादी हुई, सो हाउ वाज योर लाइफ, कैसी लाइफ थी और मलेशिया जाना कैसे हुआ? जब मेरी शादी हुई थी तो बस सादा सा ही इंसान था, सिलमा सितारा करता था, दिहाड़ी भी थोड़ी सी लेता था। हम लोगों ने, अम्मी उन्होंने कुछ नहीं देखा कि ये अमीर है ये गरीब है, क्योंकि हम बहनें थी। तो बाकी शादी के बाद अरूज पे चले गए, ट्रैवल एजेंट बन गए। वो कहते हैं ना, औरत की किस्मत से ही मर्द को मिलता है। सही है। माशाल्लाह बहुत अरूज पे गए। और इतना को कभी 180 रुपये दिहाड़ी लेने वाला बंदा एक दिन में 80 लाख कमाए, अच्छा, वाह। तो आप खुद सोच लें कि वो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। तो अरूज पे चले गए, हम मलेशिया चले गए, बेटी हुई, बेटा हुआ। करते करते 3 सालों में काफ़ी अरूज में चले गए। 2 बच्चे भी हो गए पैदा, छोटे छोटे थे। बड़ा बेटा मेरा अरहम अली जो है तब 9 माह का था, और बेटी मेरी उससे भी छोटी थी, 9 माह का कह रही हूँ। मलेशिया में क्या बिज़नेस था आपका और वहाँ पर मतलब किस तरह से आप लोग रहते थे? मैंने सुना आपका काफ़ी कारोबार था, गाड़ियाँ थी, वो थोड़ा बताइएगा, हाईलाइट कीजिएगा। हाँ जी, उधर इन्होंने घर बनाया हुआ था मेरे हस्बैंड ने, और 9 माह में इसने घर बना के मुझे बच्चों को बुला लिया। हमारे बगैर एक सेकंड, एक मिनट नहीं रहता था। यहाँ तक कि मुझे चांदी के बर्तनों में खाने का शौक़ था, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बना के गिफ्ट भी मुझे जाते वो दिया। तो मैं उसी में बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में ही खाना खाती थी। वो प्लेटें होती हैं इंडियन खाते हैं कि दाल चावल, वो उनको देखती थी तो मैं कहती थी मैं इसमें चांदी में खाऊंगी। उन्होंने मेरी जो बातें मुझसे पूछते थे, ख्वाहिश कि तुम्हारी क्या है, मैं हल्की सी बताती थी तो मुझे पता भी नहीं था वो मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। या मैंने किसी चीज़ को देखना या कपड़े को बस ऐसे रास्ते गुजरते देखना, तो वो अगले दिन उसके साथ के 12 सूट मेरे आगे होते थे कलर के। पर ये हुआ कि जब मेरे भाई, हमें आना ऐसे हुआ कि मेरे भाई की डेथ हो गई। मेरे भाई ने सुसाइड कर ली। ज़िया शाहिद के अखबार में करते थे काम, तन्हाई ना मिलने की वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली। मुझे जब आवाज़ बड़ी थी कि तीसरा दिन मैं पाकिस्तान पहुंची, बड़ी मुश्किल से, फ्लैटें भी बुक थी, बड़ी थी, बच्चों को दोनों को लेके आ गए, हस्बैंड नहीं आए। उसके बाद 1 माह बाद मेरे हस्बैंड आए, तो इतने में भाई का 40वां था, तो मेरे हस्बैंड आए, तो अब्बू 40वें दिन सदमे से चल बसे। तो के जवान बेटा लोग आ जा रहे थे, देख रहे थे। तो करते करते वो कुछ मेरे हस्बैंड के पास, असल में बात ये कि मेरे हस्बैंड के पास इतनी की दौलत आ गई ना, वो समझ रहे न कर पड़ा कि मैं खुदा हूँ। मैं उनको मना भी करती होती थी कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो, क्या करने इतने पैसे। तो कहते हैं आप लोग खाओ बस। मैं कितना खा लेंगे। उसने देखा, उसके पीछे कोई डायमंड की टीचर थी। मैं तो कहती वो भी सुने, उनके ख़ानदान भी सुने, उनको भी पता लगे कि किसी के घर उजाड़ के आप कौन सा बस जाता है इंसान। उसने उसके साथ शादी की, शादी करके आपके शौहर से शादी कर ली उसने? अच्छा, आपने अभी जैसे खुद मेंशन किया कि आपका शौहर आपसे इतना मोहब्बत करता था, जो आप फरमाइश करती थी आपके मुंह से निकालने से पहले वो चीज़ पूरी हो जाती थी। फिर ये कैसे ऑल ऑफ अ सडन ये ट्विस्ट कैसे आया कि दूसरी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए वो?
ये मुझे नहीं आज तक पता लगा, बस इतना ज़रूर पता लगा क्योंकि मेरे हस्बैंड की गुलबर्ग मार्केट में ऊपर सुनियारा मार्केट के सामने इनका फ्लोर होता था, ट्रैवल जिनका इन्होंने बनाया होता था। आना जाना पाकिस्तान में तो हमारा ऐसे था जैसे इस्लामाबाद पिंडी लगा लें। तो वहाँ पे ये कहीं आई थी अपने भाई के साथ चाइना का वीज़ा लेने, कहीं भाई आया, इन्होंने मिलकर कुछ होगा उनका जैसे जो भी चक्कर होते हैं इन लोगों के, तो उन्होंने किस तरह फंसाया आई डोंट नो, मुझे नहीं इस बात का पता क्या चक्कर हुआ। बस इतना पता लगा, वो भी मेरे हस्बैंड के बकौल पता लगा था। मैंने उसको इतना पूछा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी से मुलाकात कैसे है। कहता मैं तो भरा का वीज़ा लाना सी चाइना का, तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, तुम्हारा अपना मुकाम है, उसका अपना मुकाम है। मैं कहा फिर मेरा क्या मुकाम है? बच्चे में कहा भूख से रुल रहे हैं, उसने कहा तेरा यही मुकाम है। नहीं, बच्चे भूख से रुल रहे हैं क्या मतलब? उन्होंने बिल्कुल खर्चा बंद कर दिया आप लोगों का? जी हाँ, उन्होंने कर लिया क्योंकि मैं गर्म सर्द हो गई थी, उन्होंने शादी की क्योंकि एक बंदा औरत देखिए, औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये ह्यूमन नेचर है। यकीनन इस्लाम में शादियाँ जायज़ हैं, जो मर्दों को सबसे पहले याद आ जाती हैं कि जी इस्लाम में भी इजाज़त है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आपकी बीवी इजाज़त दे तब आप दूसरी शादी करें, ठीक है? अगर आप इस्लाम की बात करते हैं ना, तो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर तफसीलन पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि दूसरी शादी किस तरीके से जायज़ है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक औरत नहीं बर्दाश्त कर पाती है, फिर सिचुएशन कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मैं कॉम्प्रोमाइज़र भी आ गई, बाद में मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी आ गई थी, बर्दाश्त भी करने लग पड़ी क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे थे, मुझे सड़क क्रॉस नहीं करनी आती थी क्योंकि हम बहनें थे, हम घर में पली पुली 7 पर्दों में हम पली, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी, तो हमें कभी सड़क भी नहीं क्रॉस करनी आती थी। शादी हो गई छोटी सी उम्र में, तो इसी तरह तो ये है कि उसने ख़र्चा देना बंद कर दिया। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा तुमने ये किया, तो मुझे मैं किस चीज़ की कमी थी? उसने कमी किसी चीज़ की नहीं थी मेरी, बस मेरा शौक़ था। मैंने कहा तुमने शौक़ तो पूरा किया। बच्चे कहते तुम थाने गई हो, रेस को थाने गई हो ना, तो मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। अब तुमने तस्लीम किया तुम औरत हो। मैंने हथियार फेंक दिए क्योंकि मेरे बच्चे थे। मैंने कहा हाँ, मैंने देखे आज वो मर गया, वो इस दुनिया से चले गए हैं, पर मैं उसकी बातें बता रही हूँ कि उसने मुझे ये कुछ कहा और आगे से मैंने उनका ये डील किया, तो इसमें मैं गलत हूँ कि वो गलत है कि मेरे नसीब क्या है मुझे नहीं पता है इसमें क्या है। लोग मुझे बड़ी बातें करते हैं, फ़ोन करते हैं, उसने छोड़ा, तुमने छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, कब छोड़ा, कितनी देर हो गया, तुम में कोई फॉल्ट था, तुम में कोई कमी थी। मैं कहती ठीक है, सब कुछ है, मैं सबके फेस करती हूँ, मैं जवाब भी देती हूँ, मैं बंद भी फ़ोन कर देती हूँ। खैर वो जब आपके शौहर की डेथ हुई, ज़ाहिर है उससे पहले ही आपने बताया कि ख़र्चा बंद हो चुका था, बहुत मुश्किल हालात में थी, फिर ये रिक्शा चलाने का जो डिसीजन था, इट्स अ बिग डिसीजन। जैसे आपने ख़ुद बोला बहनें थीं, कभी घर से बाहर निकलना नहीं हुआ, एक औरत जिसको सड़क क्रॉस करने नहीं आता वो रिक्शा चलाने जैसा डिसीजन ये कैसे लिया? वो ऐसे लिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 7 पर्दों में रहती थी, हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी, चाहे हम बहनें थी, हमें पर्दे में रखा, चाहे तालीम नहीं भी दे सके, यानी कि हमारे घर के आगे इतने थे पर्दे थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड से जैसे शोहर पूछते हैं, मैंने बता देना कि मेरा दिल करता है मैं मोटरसाइकिल भी चलाऊँ, मैं कार भी चलाऊँ, मैं गुड्डी भी उड़ाऊँ, मैं भी आज़ाद फिरूँ, मेरा दिल करता है दूसरों को देख के। उन्होंने कहा तुम्हारे शौक़ मैं पूरे करूँगा। मजाक मजाक में मैं मलेशिया में मोटरसाइकिल चलाने लगी, आज वो मुझे काम आ गई। मुझे गाड़ी भी चलानी आती है, मैं गाड़ी भी चलाती थी, मेरी तालीम नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी पता था। मैं उनको कहती तो आप पढ़े लिखे हैं, कहते कोई बात नहीं, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी ताना दिया था लास्ट में, उसे तुम खूबसूरत हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पता तालीम ही नहीं है। मैं क्या आज तुम्हें नज़र आया जब शुरू में तो तुम 4 बच्चे हो के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी अभी हमारी शादी का दिन हुई, अभी तो मुझे समझ लगी शादी की, तो आपने मुझे ये बात कह दी, मुझे समझ ही नहीं थी शादी क्या चीज़ है। तो ताना भी उसने मुझे मारी, इसलिए मैंने पहले भी मैसेज में यासर शामी का जो 1 साल पहले मेरा इंटरव्यू चला था उसमें मैंने कहा कि बच्चियों को अपनी तालीम ज़रूर अता करें कि जो मेरा हाल आज हो कल को उनका ना हो। यानी आपको आपकी तालीम पर जो है वो ताना मिल ही जाता है। अच्छा, मैं कोई ताना मर्द ने कोई ना कोई फॉल्ट औरत में डालना ही होता है। हालांकि मेरे हस्बैंड रंग के बिल्कुल ब्लैक थे और मेरा रंग बहुत वाइट होता था, मेरे वो सदके उतारता था 5-5 हज़ार के नोट। मैंने आँख खोल के देखना, मैंने कहा क्या करें, कहता आपको नज़र ना लग जाए।
मैं कहा आप ये क्यों करते तो हैं? कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक मर्द जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और आपने कभी आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाएगा, लेकिन चला गया। मेरे ख्याल से इसीलिए ये फेमस है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, दोस्त भी होती है बट दुश्मन भी होती है। अब मुझे एक्चुअली में ये जानना है कि जो अब जब मलेशिया से वापस आई और ये आपके साथ सब कुछ हुआ, ज़ाहिर है एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब आपके फाइनेंशियल हालात बड़े ख़राब हों, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास 4 बच्चे हैं। किस तरह से आपने ये रिक्शा चलाना शुरू किया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आई। किराए का मकान, कभी मकान से जवाब हो जाना, बिला वजह ही हो जाना जवाब, किसी वक्त किराए की वजह से हो जाना, किसी वक्त कोई गंदी निगाह डालता था, लड़ाई ओपनी, या मैंने गुस्सा कर देना या मैंने डांट देना, या किसी वक्त कोई ना कोई बात इसी तरह बिल नहीं दिया जा रहा फलान टिमकान। पर ये है कि जो रक्शे का मुझे ख्याल इस तरह है कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लग पड़े जाते थे, मेरा एक पैर घर में होता था, एक पैर मैंने स्कूल छोड़ कर लोगों घर काम करने जाना। उधर से मैंने कितना प्यादल और मैंने किसी रिक्शे पे भी ना बैठना कि मैं 5-6 रुपये 7 रुपये किराया ही दे दूँ। मेरे पास ये मैंने वो भी बचाने कि मेरे बच्चे वो भी खा लें। मैंने प्यादल ही मैंने पहुँचे लटका ऊपर किए हुए, बाजू ये कि दबड़ दबड़ जा रही हूँ, बस्ते उठाने बच्चों को लेके। तो बच्चों ने मैंने बड़ा फील करना, कहते मामा के लोगों को देखना, लोगों के पापा आते हैं जी अपने रिक्शों पे आ रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। तो अब मामा हमारा पापा होता तो वो भी आता। तो मैं बड़ा फील करूँ, मैंने इनसे कोई शेयर ना करनी। मैं कहा अच्छा अल्लाह पाक तुम लोग बड़े हो गए ना तो अल्लाह ताला हमें गाड़ियाँ भी देगा, सब फिर तुम लोग गाड़ी में मुझे बिठाना। तो इन्होंने चुप कर जाना। करते करते मैंने ना एक कमेटी सी ना छोटी सी, मुझे किसी ने कहा डाल दे, मैंने वो छोटी सी कमेटी डाल दी। तो डाल के तो वो मेरा रिक्शा मैंने ये इस तरह के मैंने मोटरसाइकिल ली, फिर पीछे बॉडी बनवाई। इसके ऊपर छत नहीं थी लगवाई मैंने, छत के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। वो मेरी जब अमदाद हुई थी, यासर शामी भाई के वो आबिद साहब बाहिर होते हैं, उन्होंने मुझे पूछा इसके बाजी कितने पैसे लगते हैं, आप इस पर छत डाल दें, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे। तो उन्होंने मुझे इसके लिए 20,000 भेजा था। 18,000 की लगी मेरी छत, बाकी मेरा खर्चा हो गया था। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त आप डेली कितना अर्न कर लेती हैं अपने रिक्शे से? मैं जब पहले तो था, जब स्कूल खुले हुए थे, तो ये है कि बच्चे भी मेरे स्कूल के लगे हुए थे, मैं उनको भी लेके छोड़ देती थी, साथ में अपने बच्चों को भी ले जाती थी, छोड़ आते थे। तो काम पे जाकर लोगों घर में भी काम कर लेती थी। काम करके उसके बाद मैंने देखना कोई सवारी है ना लेडीज़ जैसे जा रही है, कोई दफ्तर की होगी वो, या उन्होंने मुझे हाथ दे देना, उनको बिठाना। लड़के बंदे भी होते थे, उनको नहीं मैं बिठाती थी, कोई बुजुर्ग टाइप उनको बिठा के आगे तक वैसे ही छोड़ देना। अच्छा मगर खैर कोई गल नहीं, जैसे कोई माई बुढ़ी भी देखी उसको भी बिठा के उसको उन्होंने मुझे दवाएं देनी, मैं कभी दवाई काफ़ी हैं। तो इस तरह करके मैंने अपने बच्चों को भी लेके मैं अपने घर चला लेती थी, कुछ ना कुछ इधर उधर से करके। लेकिन अभी तो कोरोना है, कोविड की वजह से स्कूल्स भी बंद हैं, बाहर लोग भी नहीं निकल रहे, तो अब कैसे गुजारा हो रहा है? जैसे जब आपने मुझे घर का भी बताया है कि आपको घर भी खाली करना है, तो कैसे मैनेज करेंगे अब? ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अभी जब मैं तेल डाल भी देती हूँ, मैंने पहले भी बताया, अब जब तेल डालते भी ना बड़े मुश्किल से डालती हूँ, जाके एवं बस वो उड़ा के आ जाती हूँ। अब तो सवारी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है स्कूल जा रहे, तो लॉकडाउन भी लग चुका है और लेडीज़ क्या जाएंगी, क्या करेंगी, कौन कहाँ जाता है? बिल्कुल, जिनके सर पर बाप का साया नहीं है या कोई घर में मर्द नहीं है कमाने वाला, औरत ही है, वो कैसे करेगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताइएगा इस एरिया में, इस घर में आप कब से रह रही हैं? मैं इस घर में जब मेरा यासिर शामिर भाई ने प्रोग्राम में इंटरव्यू में लिया था ना, तो उधर से मुझे हेल्प हुई थी। वो घर मेरा, मैं आपको लोकेशन तो मेरे पास वीडियो में सेंड कर दूँगी। बहुत गंदा घर था और उन्होंने मुझे पैसे भेजे, तो उन्होंने कहा कि बाजी आप मकान चेंज कर लें। मैंने फिर वो मालूम खाना ने भी चेंज करा लिया। मैंने दुकान डाल दी थी उस घर में। मुझे कुछ लोगों ने पैसे, आपका अपना ही था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अच्छा। तो मुझे कुछ लोगों ने पैसे भेजे थे, मैंने कहा मैं परचून की दुकान डाल लेती हूँ। जब मैंने परचून की दुकान डाली, मेरे मालूम खाना ने कहा यहाँ से उठाओ जी, उन्होंने बेईमान हो गए। उन्होंने मैं देखा दुकान चले, उन्होंने मुझे खाली करवा कर उन्होंने खुद दुकान डाल दी। मैंने फिर ये मेरे पास, मैंने किसी को बताया, मुझे किसी ने मुझे थोड़ी सी हेल्प दी। मैंने ये देखा वो 9,500 में था, ये मकान मेरा 9,000 में है। वो गंदा मंदा था, ये ज़रा साफ़ सुथरा। अब ये मकान बिक चुका है और अब आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब इस मकान में मुझे 6 माह भी नहीं हुए इस घर में आए हुए। अच्छा, और फर्स्ट को आपको खाली, फर्स्ट तो आज है, अगली फर्स्ट तक आपको ये घर खाली करना है। 28वां रोज़ा होगा,
पर यानी कि रोज़ा हमें टाइम 28 में रोज़े का है, तो ईद के चौथे दिन या तीसरे दिन हमने सामान उठाना है। हमें अभी कुछ नहीं पता, मकान है मैंने देखे हैं, पर उसके लिए जो पैसे हैं ना वो मेरे पास नहीं है। मैं कहती हूँ मैं यहाँ से जाऊँ, मैं अपना मकान ले लूँ। यहाँ पे फ्लोर मिल रहे हैं 39 लाख में, वो जो मेरा अपना हो जाएगा। मुझे इस तरह के घर मिल रहे हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मकान भी मिल रहे हैं, पैसे नहीं हैं। अब मैं कहती जब मेरा मकान अपना हो, यहाँ से मैं जाऊँ, मैं थक गई हूँ। मैं इस पाकिस्तान में रह के मैं इतना वो थक गई हूँ। मैं 8 सालों में जितने मैंने घर किराए के तब्दील कर अपनी इज़्ज़त बचाई, अपने बच्चों को पाला, ये मुझे पता है, ये मेरे रब को पता है। शायद मैं वो बयान भी नहीं अब कर सकती और मुझसे होता भी नहीं। ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगी। पाकिस्तान में औरतों के लिए, ऐसी औरतें जो खुद मुख्तार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुद सिर्फ उनको पता है उन्होंने खुद कमाना है तो खाना है, ऐसी औरतों के लिए यहाँ पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ऐसी औरतों के लिए ये तो वो जो औरतें सुनेंगी वो भी समझ जाएंगी, वो बेहतर शायद समझ जाएंगी कि यहाँ पे औरतों के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किलात हैं। और जो जिनके सर पे बिल्कुल जैसे मेरे देखें अभी छोटे हैं, ना मेरा भाई है, ना मेरा कोई शौहर है, ना मेरा कोई अभी बेटा जवान है, जो तनहा औरत होती है, जो कम उम्र में हो, चाहे यहाँ पे बड़ी उम्र की औरत है, यहाँ पे तो माफ़ी नहीं ना किसी लिस्ट में भी। जो डट गई वो बच गई, जो ढल गई वो ठप गई। बात सारी ये है कि औरत को अपने आप पे और अपने अल्लाह पे पूरा यकीन करना चाहिए। अपनी मेहनत करें, करते 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 कुछ ना कुछ तो होगा। किसी के आगे झुके मत, अपने रब के आगे झुके, वो अल्लाह ताला बहुत अच्छा वसीला बनाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अल्लाह ताला ने आज तक मदद की है, अपने इतने साल जिस तरह भी गुजारे हैं, लेकिन आप किसी के आगे झुकी नहीं है। आप इंडिपेंडेंट होकर आप अपने बच्चों को पाल रही हैं। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ही आपकी मदद करेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की थी एक इंटरव्यू में कि आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी मदद कर सकें किसी की करें। तो आप में से कोई साहिब हैसियत जो है, जो किसी की मदद करना चाहता है, तो वो इन बहन की मदद करें। इन्होंने आपको बताया कि इनके पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने बाद इनको ये घर खाली करना है और नेक्स्ट अभी नहीं पता कि अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी। ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक अर्निंग नहीं है, क्योंकि वो रिक्शा चलाती हैं, वो स्कूल के बच्चे पहले लेकर जाया करती थी, अब स्कूल्स भी बंद हैं, तो उनकी कोई अर्निंग नहीं है और सिर्फ 1 महीने बाद इनको अपना घर भी खाली करना और छत ना हो, तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। 4 बच्चों के साथ, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं ताकि हम आपका राब्ता इनसे करवा सकें और आप इनकी ज़रूर मदद करें। इसके अलावा इनकी कहानी आपको कैसी लगी, आज का इंटरव्यू आपका कैसा लगा है, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह।